इस वीडियो लेक्चर में हम बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। एंड रिप्रोडक्शन मीन्स कि वो अपने मेंबर्स का नंबर किस तरह से इंक्रीज़ करवाता है। तो बैक्टीरिया के एक साथ एक टर्म यूज़ की जाती है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, बैक्टीरियल ग्रोथ की। तो जब भी हम ग्रोथ की टर्म यूज़ करते हैं तो बेसिकली हमारे माइंड में आता है कि किसी भी चीज़ के साइज़ के इंक्रीज़ करने की बात हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे जब भी आप बैक्टीरियल ग्रोथ की वर्ड यूज़ करेंगे तो वहाँ पे इसका मीनिंग यही होगा कि हमने बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज़ करवाना है। एंड बैक्टीरिया का नंबर हम रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू इंक्रीज़ करवाएंगे। एंड किसी भी बैक्टीरिया के मेंबर्स में दो तरह की रिप्रोडक्शन हो रही होती है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। और एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल का मीनिंग क्या है? एसेक्सुअल में एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है, कोई डिफरेंट सेक्सेस या दो डिफरेंट मेंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट सेक्सेस इन्वॉल्व होती हैं और दो डिफरेंट सेक्सेस मैटिंग के प्रोसेस के थ्रू एक नया बेबी प्रोड्यूस करवाती हैं। वाइल बिकॉज बैक्टीरिया के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्सेस नहीं होती हैं, तो यहाँ पे दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जस्ट इंक्लूड होंगे। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे तो इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म नए बेबीज को बनाता है, वो जो बैक्टीरिया के अंदर हो रही होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं। फिशन का मीनिंग होता है स्प्लिटिंग एंड बाइनरी का मीनिंग होता है टू। तो जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू में स्प्लिट करवाएंगे तो इसका मीनिंग है कि ये बाइनरी फिशन है। फिशन इज फ्रॉम स्प्लिट एंड बाइनरी इज फ्रॉम टू। टू में स्प्लिट करवाएंगे और ये किस तरह से करवाएंगे? तो बाइनरी फिशन के लिए सबसे पहले बैक्टीरिया अपना सेल का साइज इंक्रीज करेगा। हम साथ साथ फिगर भी ड्रॉ करते जाते हैं एंड थ्योरी भी लिख लेते हैं कि बैक्टीरिया ने सबसे पहले अपना सेल का साइज इंक्रीज किया और इंक्रीज करने के बाद इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था, उस जेनेटिक मटेरियल को, जिसे हम क्रोमैटिन बॉडी भी कहते हैं, न्यूक्लियाइड भी कहते हैं, इस क्रोमैटिन बॉडी की उसने डुप्लीकेशन करवानी है। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप में बैक्टीरिया अपना साइज इंक्रीज करेगा। सेकेंड स्टेप में क्या करेगा? डीएनए की रेप्लिकेशन करवाएगा। और डीएनए की रेप्लिकेशन मीन्स कि ये जो उसका क्रोमैटिन बॉडी है उसकी उससे कॉपी बनानी है। रेप्लिका इज फ्रॉम कॉपी। ठीक है। तो ये पहले एक क्रोमोसोम की कॉपी थी, तो इसी तरह की ये दो कॉपीज उससे पहले बना ली, रेप्लिकास बनाएंगे। अब ये दोनों जो रेप्लिकास, दोनों कॉपीज जो हैं, ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगी। और जब वो मूव करेंगी तो कुछ इस तरह की अपीयरेंस हमारे पास आएगी कि ये ब्लू में एक साइड पे और ये ब्लैक में जो ओरिजिनल स्ट्रैंड था वो एज सच रहेगा। ब्लू वाला जो है ये कॉपी हुआ हुआ है। ठीक है। सो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद थर्ड स्टेप क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होगा। एंड साइटोकाइनेसिस का मीनिंग क्या होता है? साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम कहते हैं। ओके। सो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और डिवाइड होने के लिए सबसे पहले वो इस तरह से एक पिंच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है अपनी सेल मेम्ब्रेन में, और पिंच होता हुआ वो एक दूसरे से जाके फ्यूज हो जाएगा। ठीक है। एक कंडीशन आपके पास ऐसी आती है कि साइटोप्लाज्म जो बैक्टीरिया का है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिल चुका है इस तरह से, और पिंच होते हुए दोनों यहाँ से मूव करते हुए एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और आपके पास दो बैक्टीरियाज मिल जाते हैं आपको। ठीक है। तो
तो एसेक्सुअल प्रोसीजर में हमने बोला कि एक ही पेरेंट होता है जो कि फर्दर नए बेबीज़ को बनाएगा। तो ये वाला जो सेल होगा ये हम बोलेंगे ये पेरेंट सेल है, और ये पेरेंट सेल सबसे पहले अपना साइज़ इंक्रीज़ करवाता है, फिर डीएनए की रेप्लिकेशन करवाता है। डीएनए की रेप्लिकेशन मींस डीएनए आपको पता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसके सेल के अंदर प्रेजेंट है और इसके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है बिकॉज इसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती हैं। और डीएनए की रेप्लिकेशन जब होती है तो एक हमने ब्लू कलर से ड्रॉ कर ली जो रेप्लिका बना है, और जो ओरिजिनल स्ट्रैंड है उसे हमने ब्लैक से ड्रॉ किया हुआ है। तो ओरिजिनल स्ट्रैंड एंड जो भी हमारा पेरेंट स्ट्रैंड होगा और जो नया रेप्लिका बना है ये दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे और इनके सेंटर से साइटोप्लाज्म एक पिंच लाइक स्ट्रक्चर बनाता हुआ कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगा, और कॉन्स्ट्रिक्ट होते होते वो सेपरेट हो जाएगा और ये हमारे पास 2 डॉटर सेल्स आ जाएंगे। ठीक है, सो बाइनरी फिशन के अंदर हमने एक सेल को स्प्लिट करवाया है 2 सेल्स के अंदर। ये सारे स्टेप्स जो हैं एरो के थ्रू हम शो कर लेते हैं। ठीक है, सो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी जिसमें एक ही पेरेंट सेल फर्दर ऑफस्प्रिंग को या बेबीज को प्रोड्यूस करवाता है। बाइनरी फिशन का ये प्रोसेस था। अब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें 2 डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं और एक नया बेबी प्रोड्यूस करवाएंगे। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने से पहले एसेक्सुअल के साथ ही हम एक और टर्म भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमने जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड डिस्कस किया है वो है बाइनरी फिशन, और सेकंड मोड जो हमने डिस्कस करना है वो है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन बेसिकली रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता है। रिप्रोडक्शन में नंबर का इंक्रीज होना नेसेसरी होता है। तो पहले हमने बाइनरी फिशन पढ़ा है, उसके प्रोसेस में क्या हुआ था कि एक पेरेंट सेल था और ये 2 के अंदर स्प्लिट हुआ था। ठीक है, इसमें नंबर इंक्रीज हुआ था, इट मीन्स कि ये रिप्रोडक्शन हो रही है। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हमेशा नंबर इंक्रीज होता है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन हमने बोला कि रिप्रोडक्शन नहीं है तो फिर ये क्या काम करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल है और ये उसकी क्रोमैटिन बॉडी है। जब भी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन मीन्स कि कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें बैक्टीरिया की डेथ हो सकती है, तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन कब होती है। अनफेवरेबल कंडीशंस जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाएगा, जब वाटर की सप्लाई बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम हो जाती है, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें बैक्टीरिया की डेथ हो सकती है, उन कंडीशंस को हम अनफेवरेबल कंडीशंस कहते हैं। और अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए ये बैक्टीरिया क्या करता है कि अपने क्रोमोसोम्स की सराउंडिंग में एक्स्ट्रा लेयर्स बनानी शुरू कर देता है, और ये एक्स्ट्रा लेयर्स कैप्सूल की होती हैं। ठीक है, इस तरह कैप्सूल का जो रीजन है वो सराउंड करना शुरू कर देता है इस क्रोमोसोम्स को, और ये जो एक्स्ट्रा लेयर्स होती हैं ये क्रोमोसोम्स को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। अगर अनफेवरेबल कंडीशंस बहुत स्वेयर होंगी और बहुत ज़्यादा टाइम तक होंगी तो ये बाकी जो सेल है ये डीजनरेट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और जस्ट ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे कैप्सूल की लेयरिंग होगी बस वही बच जाएगा। ओके, अब आपको पता है कि इस कैप्सूल की लेयरिंग के अंदर डीएनए प्रेजेंट था, और ये डीएनए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है बिकॉज ये एक जेनेटिक मटेरियल है और इसके पास जीन्स होती हैं। जब भी ये अनफेवरेबल कंडीशंस पास हो जाती हैं, गुजर जाती हैं और फेवरेबल कंडीशंस दोबारा से आ जाती हैं, तो तब क्या होता है कि तब ये बैक्टीरिया अपनी इन कैप्सूल्स की लेयर्स को ब्रेक डाउन करवाएगा और अपनी सराउंडिंग में, बिकॉज उसके पास जीन्स प्रेजेंट हैं, डीएनए प्रेजेंट है, अपनी सराउंडिंग में बाकी सारे ऑर्गेनेलिस को और साइटोप्लाज्म को और सेल मेम्ब्रेन को बना लेगा। ठीक है, और कैप्सूल की लेयर को ब्रेक डाउन कर देगा। तो बेसिकली एंडोस्पोर फॉर्मेशन एक ब्रीफ टाइम के लिए या उतने टाइम के लिए जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस रहती हैं बैक्टीरिया तब तक अडेप्ट करता है और अपनी प्रोटेक्शन के लिए सराउंडिंग में कैप्सूल्स की लेयर बना लेता है।
और बिकॉज आपको पता है डीएनए जो होता है वो सेल का ब्रेन होता है। इसी तरह से जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कहा जाता है कि बॉडी का कोई भी और पार्ट अगर डैमेज हो जाता है तो दोबारा बन जाता है, अगर ब्रेन डैमेज हो जाएगा तो बाकी बॉडी के पार्ट्स को बनाना टफ होता है। सेम इसी तरह से अगर डीएनए डैमेज हो जाएगा तो बाकी सेल नहीं बन सकता। यहाँ पे उसने डीएनए को सेव करवा लिया है और बाकी जो सेल है उसको उसने प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया था, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर थी। तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन गुजरेंगी वो दोबारा से कैप्सूल्स को ब्रेक डाउन करेगा, डीएनए की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अपनी सेल मेम्ब्रेन को, सेल ऑर्गेनेलिस को और साइटोप्लाज्म को फिर से बना लेगा। बिकॉज एक बैक्टीरिया से एक ही एंडोस्पोर बना था और एक एंडोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशंस गुजरने के बाद एक ही सेल को बनाती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं है। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हमेशा नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो बाइनरी फिशन जो था बेसिकली वो नंबर इंक्रीज करवा रहा था और वही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस था। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन के बाद जब इससे अपना नंबर इंक्रीज करवाना होगा फेवरेबल कंडीशंस में, तो दोबारा से फिर ये बाइनरी फिशन के थ्रू ही खुद को डिवाइड करेगा। एक और इन्फॉर्मेशन बाइनरी फिशन के साथ ऐड कर लें कि बाइनरी फिशन जब बैक्टीरिया पे कर रहा होता है, लाइक ई कोलाई जो है, ये बाइनरी फिशन 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है और इन 20 मिनट्स में से 18 मिनट्स बैक्टीरिया यूज़ करता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, 20 मिनट्स में एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, लेकिन इन 20 मिनट्स में से 18 मिनट्स में वो यूज़ करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए और फिर बाकी जो है साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस वो 2 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। या आपको ऑब्जेक्टिव में टाइम पूछा जा सकता है या आपको याद रखना है। और ये वाला जो टाइम है जब भी ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं, जितनी भी टेम्परेचर बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड होता है या जितना भी सॉल्ट का लेवल, वाटर का लेवल, टेम्परेचर का लेवल, जो भी उसकी ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं वो जब ऑप्टिमम कंडीशंस में या रेंज में होती हैं तो ये टाइम तब मेजर किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तो तब बाइनरी फिशन का जो टाइम है वो वेरी कर सकता है। एक और चीज़ जो आपने ऐड करनी है बाइनरी फिशन को, जो आप क्रोमोसोम्स ड्रा कर रहे थे, क्रोमैटिन बॉडीज़, उन क्रोमैटिन बॉडीज़ को ड्रा करते हुए आपने इनको मीजोजोम्स के साथ ड्रा करेंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट वे होगा। बिकॉज ये वाले जो क्रोमोसोम्स हैं इनको रेप्लिकेशन के लिए जो इंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो इन मीजोजोम्स के अंदर होते हैं। ठीक है, तो जब भी बाइनरी फिशन हो रही होती है ये क्रोमैटिन बॉडीज़ जो हैं ये बेसिकली मीजोजोम्स के साथ अटैच रहती हैं और यही मीजोजोम्स बाद में साइटोकाइनेसिस में भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। बिकॉज हमने जब मीजोजोम्स का पढ़ा था तो तब देखा था कि मीजोजोम्स के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए इंजाइम्स होते हैं और रेस्पिरेशन जो है वो एनर्जी को सिंथेसाइज करवाने के लिए यूज़ करेगा एंड रेप्लिकेशन के इंजाइम्स को वो डीएनए की कॉपीज बनाने के लिए यूज़ करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, 2 डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे बाइनरी फिशन एंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन के साथ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और प्रोसीजर भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर होता है ये कि बैक्टीरिया बडिंग के थ्रू भी अपना नंबर इंक्रीज करवाते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई भी कोकाई बैक्टीरिया है तो ये अपनी आउटर साइड पे इस तरह की आउटग्रोथ बनाता है और जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बना के यहाँ पे दे दी जाती है और ये छोटी सी आउटग्रोथ बनी है ये तब तक इसके साथ अटैच रहती है जब तक ये एक फुली मैच्योर लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज नहीं हो जाती और चेंज होने के बाद ये फिर सेपरेट हो जाएगी। लेकिन ये वाला जो बडिंग का प्रोसेस होता है ये बहुत रेयर होता है बैक्टीरियाज के केस में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा 2 डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं आगे, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन,
एंड थर्ड वन जो हम देखेंगे वो है कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया का दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र करवाया जाता है। ठीक है, फ्रॉम वन टू सेकेंड बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करवाया जाएगा। अब ये फर्स्ट वाला बैक्टीरिया सेकेंड की आउटर साइड से ही इंसर्ट करवाएगा या फिर इसके अंदर जाके इंसर्ट करवाएगा। ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। ट्रांसडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे हम बैक्टीरियाज को डिस्कस कर रहे हैं, तो बैक्टीरियाज के अंदर जेनेटिक मटीरियल को ट्रांसफ़र करवाने के लिए हम बैक्टीरियोफेजिस की हेल्प लेते हैं। एंड ये बैक्टीरियोफेजिस बेसिकली क्या है, ये वायरसेस हैं। और ये कौन से वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं या ईट करते हैं। ठीक है, सो ट्रांसडक्शन के प्रोसेस में जेनेटिक मटेरियल कौन इंसर्ट करवाएगा, बैक्टीरियोफेज। ट्रांसफॉर्मेशन में एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करवाने का डिफरेंट मैकेनिज्म हो सकता है। और कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि ये दो हमारे पास बैक्टीरियाज हैं और ये दोनों बैक्टीरियाज जो हैं ये सेक्स पिल्लाई के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और पिल्लाई मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये अटैच होते हैं और कंजुगेशन का प्रोसेस करते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके ड्रॉ करें इंसेक्ट्स पिल्लाइज में, तो बेसिकली ये इस तरह का ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है। बिकॉज हमने बोला था कि दोनों होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो द डिफरेंट बैक्टीरियाज की पिल्लाई इस तरह से अटैच होती हैं, तो अंदर आपको इस तरह का एक चैनल मिल रहा होता है। ओके, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि फर्स्ट वाला जो हमारा बैक्टीरिया है ये F पॉजिटिव है और सेकंड वाला F नेगेटिव है। F यहाँ पे फर्टिलिटी से है, तो अगर इस बैक्टीरिया के अंदर फर्टिलिटी जीन प्रेजेंट है तो इसे हम F पॉजिटिव बोलेंगे, अगर एब्सेंट है तो इसे हम F नेगेटिव बोलेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं ये F पॉजिटिव स्ट्रेन है और इसके अंदर फर्टिलिटी जीन प्रेजेंट है, तो अगर ये F पॉजिटिव अपना जेनेटिक मटेरियल इसके थ्रू एक्सचेंज करवाते हुए सेकंड वाले को दे देगा, तो हमारा जो सेकंड वाला है ये F पॉजिटिव हो जाएगा और पहले वाला F नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज इसने अपनी जीन्स को F नेगेटिव वाले को दे दिया है। अब इसके पास कोई भी जीन ऐसी प्रेजेंट नहीं है। हमने यहाँ पे एक जीन की एग्जांपल ली है, ऐसी कोई भी जीन का पोर्शन या क्रोमैटिन मटेरियल का कोई भी पोर्शन जो कि उनके करैक्टर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, वो इंसेक्ट्स पिल्लाई के थ्रू डोनर से रेसिपिएंट के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। और हमने जस्ट एक एग्जांपल ली है F जीन की, और ये F जीन फर्टिलिटी को कंट्रोल करती है। जब ये दोनों अपना मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं तो यहाँ से सेक्स पिल्लाई से ये दोनों अगेन से सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होने के बाद अगेन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूज़ करते हुए अपना नंबर इंक्रीज़ करवाएंगे। हमने यहाँ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो लिखा है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जस्ट वो यूज़ करवा रहे हैं जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करवाने के लिए। बिकॉज इन सारे प्रोसेस पे नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो हम इसे ट्रू रिप्रोडक्शन के केस में नहीं रख सकते। जस्ट ये वाले जो प्रोसीजर्स हैं ये जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करवाएंगे, और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करवाने के बाद ये अपना नंबर जो है वो बाइनरी फिशन के थ्रू ही इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करवाते क्यों हैं? फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि फर्स्ट वाला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके करैक्टर्स जो हैं बेटर करैक्टर्स हैं, और जो सेकंड लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना नंबर इंक्रीज करवा रहा है उसके करैक्टर्स जो थोड़े लो हैं, लो क्वालिटी के हैं। तो जब पहले वाला जिसके बेटर करैक्टर्स हैं अपना कुछ पोर्शन उतार के सेकंड वाले को दे देगा, तो इन दोनों के करैक्टर्स जो हैं ये मिक्स हो जाएंगे। इसके पास पहले सारे लो क्वालिटी के करैक्टर्स थे, जब ये मटेरियल एक्सचेंज करवाएंगे तो इसके पास भी कुछ करैक्टर्स अच्छी क्वालिटी के आ जाएंगे। तो जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करवाने का पर्पज़ क्या होता है कि हम जेनेटिक रिकम्बिनेशन को ऑब्जर्व कर सकें। जेनेटिक रिकम्बिनेशन मीन्स कि हम डिफरेंट करैक्टर्स को डॉटर सेल्स के अंदर लेके जा सकें, और जितनी जेनेटिक वेरिएशन होती है उतने ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही इनफ है, बाकी इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। इस वीडियो में जितनी चीज़ें हमने देखी हैं, कोई भी मेरा बेटा क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे
क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।